एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि अगले 2000 साल में समुद्र का जल स्तर 2 से 3 मीटर बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया, ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? मतलब ये अनुमान है, रिसर्च में उन्होंने अनुमान लगाया। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो समुद्र 6 मीटर बढ़ जाएगा। अगर 1.5 डिग्री बढ़ेगा तो 2 से 3 मीटर, और अगर 2 डिग्री बढ़ेगा तो 6 मीटर बढ़ जाएगा। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और अगर 5 डिग्री टेम्परेचर 2000 साल में बढ़ गया तो समुद्र का तल कितना हो जाएगा? 19 से 22 मीटर तक उठ जाएगा। फिर जब जल का स्तर बढ़ जाएगा तो जितने छोटे छोटे द्वीप हैं, घनी आबादी में रहने वाले तटीय शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो कहते हैं 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा, जिंदगी पर उसका असर आ जाएगा। यानी धरती पर रह रहे हर एक 10 में से 1 व्यक्ति की जिंदगी समुद्र के जल स्तर की वजह से मुश्किल में पड़ जाएगी। इस बढ़ते जल स्तर का असर सिर्फ गरीब या विकासशील देश पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया का वो हर देश, वो हर शहर जो समुद्री तट पर स्थित है, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वो सारे शहर कहते हैं डूब जाएंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2000 साल के बाद की एक बातें हैं, अनुमान है, पर अगर आज की बात करें तो इंच इंच के धरती डूब रही है, इंच इंच के बराबर। जिस तरह की आज हम समूह की जीवन शैली है, हमने कहा ना लाइफ स्टाइल जो है, 2000 वर्ष में तो जल आ ही जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं आप लोग? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है हिंदी में वैश्विक गर्मी। विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, वह जल जब समुद्र में आएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा। तापमान बढ़ने का कारण क्या है? पहले टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन ही मूल कारण है। कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन ही कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक और मतलब है विभिन्न प्रकार का प्रदूषण, पॉल्यूशन है। प्रदूषण के कारण वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, मौसम अनियंत्रित हो रहा है। सर्दी जब पड़नी चाहिए तो नहीं पड़ती, और गर्मी पड़नी चाहिए जिस समय, उस समय गर्मी नहीं पड़ती। सर्दी के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में सर्दी, सर्दी के मौसम में बरसात, कुछ भी होता जा रहा है। यह है प्रदूषण का असर, प्रदूषण का कुप्रभाव कह सकते हैं। सोच करके थोड़ा डर लग रहा है। हम कल भी राघोपुर में, सिमराही में मंगल कलश शोभा यात्रा थी, तो उसमें ही बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। बैंक बैलेंस, मकान, दुकान, फैक्ट्री, शेयर, ढेर सारा रुपया, लेकिन क्या एक रहने वाली दुनिया छोड़कर जा रहे हैं क्या? सच ये है कि हम एक जहरीली दुनिया छोड़कर जाएंगे। हवा में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर, अन्न में जहर, सबसे ज्यादा तो कहे विचारों में जहर। इसलिए तो सारा जहर है। अंदर के टॉक्सिन को निकालिए, बाहर का टॉक्सिन अपने आप खत्म हो जाएगा। अंदर जो छल प्रपंच है, धोखा फरेब है, इसी से तो बाहर भी प्रपंच बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। हमने कल भी कहा कि आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए माफ नहीं करेगी कि बुरे लोगों ने इस दुनिया को बुरा बना दिया। आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए माफ नहीं करेगी कि अच्छे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा काम करिए ना। कल भी हमने ये बातें की। सभी लोग खुशी तलाशते हैं, खुशी, सभी लोग आनंद चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक लाइन लिखा है ना, जहां हरियाली है वही खुशहाली है, जहां हरितमा संवर्धन। हमने कहा कल कि हो सकता है आपका घर ऐसा हो जहां पर खुला जमीन ना हो, आप गमले में तुलसी लगाइए ना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, प्राणवायु बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे, अपने इमोशन को संभाल पाएंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, पैनिक नहीं होंगे। कल भी हम लोगों ने बात की है। पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। हम एक जहरीली दुनिया छोड़कर जाएंगे, इसलिए हम लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है, बल्ब जलते नहीं छोड़ देना है, पंखा चलते नहीं छोड़ देना है, नल खुला नहीं छोड़ देना है, प्लास्टिक का प्रयोग मत करिए। आज मेरी वाइफ अभिनव आई हुई है, हम लोग उससे भी सुनेंगे। ये जब मास कम्युनिकेशन सोफाया कॉलेज बॉम्बे से कर रही थी, तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसे में बनाना होता है, देना होता है। तो इसने उस समय 98 की बात है,
उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, बॉम्बे सोफिया कॉलेज में जब पढ़ती थी, कि एक आदमी को अगर पॉलीथीन पहना दिया जाए तो कितनी देर जिंदा रहेगा। प्लास्टिक पहना दो झोला, गाय को, बैल को, बकरी को पहना दो, कितनी देर छटपटाएगा, अब शांत हो जाएगा। कल्पना करो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट छटपटा कर मर जाएगा। उसी तरह कल्पना करो कि पूरी पृथ्वी पर अगर पॉलीथीन बिछ जाएगा तो पृथ्वी का दम घुटेगा, तब क्या होगा। रुआ डर से खड़ा हो जाता है, भय होता है। पृथ्वी का दम घुटेगा तब क्या होगा। फिर वही बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, यही होगा ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी। आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। लेकिन ये सोचकर डरने से बेहतर है कि हम अपने जीवन शैली को बदल डालें। अब लाख टके का प्रश्न, हम कैसे बदलें। व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति के लिए सहयोगी हो। सिर्फ प्रकृति का हम शोषण नहीं, दोहन नहीं, पोषण करें, संरक्षण करें, रक्षण करें। मतलब जीवन शैली प्रकृति का सहयोगी हो। प्रकृति का सहयोग व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने कहा, प्लास्टिक के थैली का उपयोग बंद करिए, पूर्णतया बंद करिए। आप गाड़ी पर चढ़ते हैं, मोटर बाइक पर चढ़ते हैं, अगर धुआं निकल रहा है कड़ाई से उसे खत्म कीजिए, एकदम टाइट रहिए, पूरा प्रयास कीजिए। ऊर्जा की खपत कम करिए, ऊर्जा की बचत करिए। जैसे हमने कहा, जलते बल्ब, जलते पंखे, चलते नल को बंद कीजिए, नल खुला ना छोड़िए, यानी पानी का संरक्षण करिए। एक और है ना, आने वाला तीसरा विश्व युद्ध किस चीज़ के लिए लड़ा जाएगा, पानी के लिए लड़ा जाएगा। लोग कहते हैं पानी की इतनी किल्लत है। आप लोग इस मिथिला क्षेत्र में रहते हैं, 25 फीट पर पानी आ जाता है तो आपको पानी का मूल्य नहीं समझ में आता। साउथ इंडिया जाइए, साउथ बिहार जाइए ना, आप देख के आइए क्या स्थिति रहती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा साउथ इंडिया में पानी का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण को आप समझिए, एकदम नल खुला मत छोड़िए। प्राय क्या करते हैं, बेसिन में हैं लोग, ब्रश कर रहे हैं, नल खुला है, बंद कर दीजिए। फिर जब पानी की ज़रूरत हो, वो अभी कट पानी गिलास में कोई आता है गेस्ट तो हम पूरा गिलास भर के देते हैं, वो एक घूंट पीता है और छोड़ देता है, वो पानी हम फेंकते हैं। उसको कट वाटर या कुछ एक नाम दिया गया है, आधा गिलास पानी दीजिए, फिर मांगे फिर दीजिए। पानी को बर्बाद मत कीजिए। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं इस धरती को बचाने के लिए, इस दुनिया को सही करने के लिए। नदी तालाब में कचरा न डालें, कचरे का नियोजन सही तरीके से करिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना घर साफ रखते हैं ना, अब वो कचरा उठा के पड़ोसी के सामने रख देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, पड़ोसी से लड़ाई होती है, फिर होती है ना। 1 दिन 2 दिन वो सहन करेगा, 4 दिन करेगा, बोला अरे इसको कुछ नहीं कहो तो माथे पर चढ़ गया, अब वो भी टाइट होगा। फिर आप तो अहंकार में टर रहे हैं कि नहीं हमारा घर बेहद खूबसूरत हो, हम टिप टॉप लगे, टॉप पर पहुंच जाइएगा। फिर जैसा हमने कहा ना कि हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, मकान, दुकान, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस नहीं। हम हवा में जहर, पानी में जहर, सब्जी में जहर छोड़कर जा रहे हैं, एक जहरीली दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। जैसा हमने कहा, हाँ सचमुच अभी ये सारी बातें काल्पनिक भय है, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत होने की जगह हम जागरूक हों। आप क्या कहिएगा, अरे हमारे अकेले करने से क्या होगा, एक आदमी क्या कर लेगा। हाँ, एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचकर हम अकेले कर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। आप हम करेंगे, हमारे आसपास मित्र हैं, कुटुंब हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, सबको हम कहें कि नहीं नहीं प्लास्टिक का प्रयोग बंद कीजिए। सच कहिए तो हम लोग धीमी आत्महत्या के कागार पर खड़े हैं। ये बात कभी मत सोचिए कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, क्या बदलाव आ जाएगा। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले कनाडा से सनी आया था ना, 1 महीना पहले आया था। उसने क्या बताया था, हम जो सांस ले रहे हैं किस वजह से ले रहे हैं, करोड़ों साल पहले धरती पर सिर्फ टॉक्सिक एयर था, बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, कोई जीव जंतु नहीं रह सकते थे, सभी को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लगता है। उसने बताया था एक छोटा सा सेल, साइनोबैक्टीरिया की बात उसने कही थी ना, वो कुछ साल पहले हमारे लिए ऑक्सीजन का काम वही करता था, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता था। अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया ये सोचे कि एक सिंगल सेल है, मेरे करने से क्या होगा, क्या बदलाव आएगा,
तो आज हम सांस नहीं ले रहे होते। उसी तरह आप ये सोचिए, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे करने से कुछ क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उस साइनोबैक्टीरिया को आप सोचिए। आई बात समझ में? वो सोचिए, आपको मोटिवेट करेगा वो। सनी ने एक और अच्छी बात कही थी, हर बंदा मल्टी टैलेंटेड है। कभी आप अपने को छोटा मत समझिए, जो काम करिए पूरे कॉन्फिडेंटली और बेझिझक करिए। साइनोबैक्टीरिया को याद रखिए। तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे अकेले करने से क्या बदलाव आ जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया को याद कीजिए, है ना? अच्छी बात, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है। अगले 2000 साल में हम डूब मरेंगे, ये काल्पनिक भय से बेहतर है कि हम ये सोचें कि आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में स्वस्थ प्रकृति दें। कब? जब हम प्रकृति के साथ सहयोग करेंगे तो प्रकृति हमें स्वास्थ्य देगी, हमें जीवन देगी। कोरोना आया तो किसी ने कहा था कि कोरोना आएगा? कोरोना एकदम से चला गया तो किसी ने कहा था कि कोरोना चला जाएगा? किसी ने नहीं कहा था कि इतना जल्दी नियंत्रित हो जाएगा। तो बात यह है कि आप डरें और डराएं, उससे अच्छा है कि जागरूक बने और लोगों को जागरूक करें और साइनोबैक्टीरिया की तरह सोचें। हमारे कर्मों से प्रकृति पुष्ट हो और प्रकृति के द्वारा फिर हम पुष्ट हों। इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या के बजाय प्रकृति का सहयोग हम क्यों नहीं करते? कहे ना, कुछ नहीं तो तुलसी का पौधा अपने घर में 10-20 गमले में लगा दीजिए ना, देखिए आप कितना बड़ा काम करेंगे। एक तो आप स्वस्थ रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, 10 पुत्र एक वृक्ष समान, पहचाने सो बने महान। 10 संतान और एक वृक्ष को बराबर कहा गया है, तुलना करेंगे तो। 5 देव योनि का वृक्ष भारतीय संस्कृति में पूजित है। पहले पाश्चात्य लोग कहते हैं, लोग तो नदी को पूजता है, पहाड़ को पूजता है, पेड़ पौधा को पूजता है। कैसा बेवकूफ लोग हैं। अब वो लोग कहते हैं नहीं, नदी को साफ करो, पहाड़ को सुरक्षित करो, पौधे को लगाओ, वृक्षारोपण अभियान चलता है, पूरी दुनिया में चल रहा है। 5 देव योनि का वृक्ष था, कौन? तुलसी, नीम, पीपल, बट और अशोक। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पूजित है। दिन में 20% ज्यादा एयर प्यूरिफायर है, ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। और आप तुलसी घर में लगाएंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा तो आप क्यों बीमार होंगे, क्यों डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा? प्रत्यक्ष लाभ तो तुरंत आपके परिवार को होने वाला है अगर जगह नहीं है। पहले का घर कैसा होता था? पूरब मुंह का, दूर गेट होता था, घर बहुत पीछे होता था, नॉर्थ ईस्ट कोने में कुआं होता था, वहीं पीपल बरगद का पेड़ होता था। प्राय अपने नॉर्थ इंडिया में 8 महीने पूर्वा हवा बहती है, नीम का पेड़ होता था। 8 महीने देह में पीपल, बट और नीम से छूती हुई हवा आती थी, आप ऐसे ही स्वस्थ रहते थे। इतना जो आज स्किन डिजीज बढ़ता जा रहा है, चर्म रोग, नीम की हवा लीजिए ना, ऐसे ही देह में कोई खुजली नहीं होगी। अब नीम का साबुन लगाइए, वो भी कितना असली है कितना नकली है भगवान जाने। ऑर्गेनिक साबुन हम लोग यहाँ देते हैं, लेकिन आप लोग को केमिकल वाला चाहिए, आप लोग तो कभी लेते नहीं हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को फिर से मूल प्रकृति के नियम के अनुसार हम लोग जिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी भी हम लोग जागरूक होते चले जाएं तो बात बनेगी। डरने और डराने से अच्छा है कि हम जागरूक हों, लोगों को बताएं कि प्रकृति का सहयोग हम क्यों नहीं कर सकते, तुलसी का पौधा क्यों नहीं लगा सकते। तत्काल लाभ भी है और दूरगामी भी लाभ भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम हो? जितना अधिकतम पौधा पेड़ लगाइए ना, कार्बन डाइऑक्साइड घटता चला जाएगा। सीधे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं। सबसे सरल है पौधा लगाना। पौधे ज़्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कम होता चला जाएगा। मूल तत्व यही है, प्रदूषण में कमी लाना। अब कौन कौन प्रदूषण है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो। ध्वनि प्रदूषण भी हम लोग बहुत करते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, जहाँ जाओ देखो हल्ला हंगामा होता है, बहुत तेज डीजे आजकल है ना, वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, अहंकार का प्रदर्शन है। हम ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास हरियाली रहे। अरे गर्मी आने वाली है, चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए पानी दाना रखें, जो कर सकते हैं करें। प्रकृति में एक ही व्यवस्था है, एक ही संविधान है, कर्मफल विधान। एक ही व्यवस्था है, कर्मफल व्यवस्था, और कोई संविधान नहीं है। आप शुभ कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, प्रकृति समयानुसार शुभ फल देगी ही देगी। अभी किसी ने कहा कि 1 साल में सूर्य ग्रहण जो आएगा 23 में, तो बहुत भयानक भूकंप आएगा, उत्तराखंड तबाह हो जाएगा, हिमालय खिसक जाएगा। पर हम क्या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है।
तो बात इतनी भर है कि जो हमें करना है वो करें। हमने कहा जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। आजकल एक और ट्रेंड चला है कुछ सालों से, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स हो गए कि कौन देश ज़्यादा खुशहाल है। ये पता है आपको? वो दुनिया के 5 देशों का हर एक साल लिस्ट निकलता है। इसमें 3 मुख्य कारक है। ये पाश्चात्य तरीका है जो कौन सा देश खुश रहता है। 3 मुख्य कारक है, जैसे जीवन का मूल्यांकन वो कैसे करते हैं, जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य को कितना महत्व देते हैं, कितना सकारात्मक भाव है उनके अंदर, और नकारात्मकता है, नकारात्मक भाव पर वो खुशी को मापते हैं, है तब भी कितना खुश रहते हैं। पिछले कई सालों से फिनलैंड देश का नाम आपने सुना होगा, फिनलैंड 5 साल से वो नंबर 1 है, सबसे खुशहाल देश चुना गया है, यानी पिछले 5 साल से वो टॉप पर है। कोविड के बाद भी, आर्थिक मंदी से उबरने के बाद भी, महामारी के बाद भी वहाँ के लोगों का कोई खुशी नहीं छीन पाया। दुनिया भर के लोगों को फिनलैंड में रहने वाले लोगों से सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कैसे हर परिस्थिति में खुश रहा जाता है। क्यों? जानते हैं फिनलैंड कैसा देश है? भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो झील है, द्वीप है, जंगल है, उससे घिरा हुआ है, प्रकृति के बीच है, प्राकृतिक जीवन है। यही तो खुशी का राज है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH की अवधारणा। हम लोग जीडीपी से किसी देश के विकसित होने का अनुमान लगाते हैं, मापते हैं, मापदंड है जीडीपी। यहाँ अब है कि नहीं GNH? ये भूटान से शुरू हुआ था, एक से भूटान ही सबसे खुशहाल देश, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब वो पश्चिम का क्राइटेरिया है मापने का, हमको उसमें थोड़ा संदेह होता है, उससे हम सहमत बहुत नहीं है, एग्री नहीं है, पश्चिम देश का जो मापदंड का तरीका है। वैसे सदियों से भूटान की संस्कृति सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद है ना, यानी भौतिक विकास की बजाय मन की गहरी समझ पर आधारित था। वहाँ ये GNH की अवधारणा जो है ना, 1972 से भूटान में जो वहाँ के राजा थे, सिंगने वांगचुक करके कुछ थे, वो इस चीज़ को और बढ़ाया 1972 से 1972। भूटान में वहाँ की संस्कृति संतोष को संरक्षण देने की संस्कृति है। कितना हम संतुष्ट हैं अपने आप। प्राचीन काल से कहा जाता है सबसे बड़ा धन संतोष धन है। संतोष को सबसे बड़ा धन अपने प्राचीन काल में कहा गया है, और संतोष की संस्कृति को संरक्षण देने वाली अर्थव्यवस्था विकसित करने का संकल्प लिया वो राजा ने। तो उस वक्त प्रसन्नता, खुशी, संतोष, आनंद जैसी बातें चलन में नहीं थी, उतना पापाधापी, इतना भागदौड़ नहीं था, लेकिन वो अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए वो राजा ऐसा काम करते थे। लेकिन हम एक प्रश्न पूछते हैं, क्या दुनिया खुशी को समझ पाती है? हम खुशी को समझ पाते हैं क्या कि कैसे खुश रहा जाता है? पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? खुशी बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है। सब हमको खुश रखे, आप बटोर रहे हैं तो बिखर जाएगा। आप खुशी किसी को देते हैं, किसी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं, तो खुशी बढ़ेगी। दुनिया में खुशी निश्चित रूप में एक आंतरिक विषय है, ठीक है, बाह्य परिस्थिति से घटता बढ़ता है। जैसा अभी हमने फिनलैंड की बात की, कोरोना आया, मंदी आई अर्थव्यवस्था में, फिर भी उनको खुश रहने से कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वो आंतरिकता की बात है। खुशी अंतर्मन में होती है। अब जैसा हमने कहा, ये खुशी के इंडेक्स को मापने का ये पश्चिमी तरीका है, पर क्या क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी उसका क्या है? प्रति व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा है, ठीक है, उदार कितना है, कितना स्वस्थ है, जीने की अवधि कितना लंबा जीवन जीता है, और देखिए ये अच्छी बात है, जीवन में चुनाव की स्वतंत्रता कितनी है, और भ्रष्टाचार को लेकर धारणा कितनी है। बहुत भूटान का था ना, सभी से कोई एक सैंपलिंग कराता था, सर्वे, कि आप पड़ोसी से कब बात किए थे, कितना कर्ज लेकर के आप खुश रह सकते हैं, इस तरह की 4 बातें थी। कितना खुद को समय देते हैं, ये है खुशहाली मापने का मापदंड। कहिए पाश्चात्य का क्या क्या है? प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, सामाजिक सुरक्षा क्या है, उदारता क्या है, कितना स्वस्थ जीवन है, जीने की अवधि कितनी है, जीवन में चुनाव करने की स्वतंत्रता कितनी है, और भ्रष्टाचार को लेकर के आपके अंदर की क्या धारणा है। और भूटान को जानते हैं, कार्बन न्यूट्रल
रणनीति उस राजा ने 72 में अपनाया था, जिस समय कोई पॉल्यूशन, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग शब्द नहीं होगा। 1972 में उतना लोग जानते नहीं होंगे। वो कार्बन को न्यूट्रल, जीरो पर लाने की रणनीति उस समय से भूटान में चल रहा है। आधा से ज्यादा क्षेत्रफल वहां प्रकृति के लिए संरक्षित है, पेड़ पौधे, जंगल के लिए, जो लगातार कार्बन हटाते हैं। भूटान कार्बन नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव मतलब जीरो से भी नीचे चला गया है। सोच लीजिए कितना कल्पना से बात है। हम लोग कहाँ इस तरह से, हम लोग तो कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिए हैं, बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकते हुए। कोई जगह छोड़ता है कि हम 2 पेड़ लगावें? जितना जमीन है उसमें अट्टालिका खड़ा करता है और अट्टहास करता है, और एक दिन प्रकृति उसका पूरा हिसाब किताब कर देती है। तो भूटान कार्बन नेगेटिव है, मतलब बहुत अच्छा है। भूटान के प्रसन्नता के स्तंभ है टिकाऊ विकास। आज दुनिया में विकास हुआ, विकसित देश की बात हम लोग करते हैं, लेकिन सारे विकसित देश सबसे ज्यादा अवसाद में है, डिप्रेशन में है, खुशी नहीं है। यानी माइंडलेस डेवलपमेंट हुआ, बेतरतीब विकास हुआ, माइंडलेस डेवलपमेंट, बेतरतीब विकास। और भूटान ने दिया टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास क्या है? सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, यानी उन्हें प्रोत्साहन, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण और अच्छे शासन की स्थापना। जब दुनिया मुड़कर पीछे की गई गड़बड़ी को देख रही है तो GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कोई नादानी की बात नहीं है, गंभीर बात है। प्रसन्नता अब यूटोपिया नहीं है, काल्पनिक बात नहीं है कि हम प्रसन्न रहेंगे। सब लोग है प्रसन्न कैसे रहेगा, ये दुनिया है, इतना कष्ट है, जीवन है, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन वर्तमान में उदाहरण, बगल में पड़ोसी देश है भूटान, वो उदाहरण है। ये घटित होते भूटान ने दिखा दिया। अब सभी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भूटान की असाधारण महत्वाकांक्षा को अब सम्मान दे रहे हैं। जो 1972 में जो राजा ने वो महत्वाकांक्षा दिखाई थी, तो उस समय सब बोलते थे कि ये यूटोपिया है। जैसा हमने कहा, दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश जो पाश्चात्य मापदंड के अनुसार है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड, अभी 5 जो है। और सबसे नीचे वाले पायदान पर कौन है जानते हैं? सबसे नाखुश देश कौन है? अफगानिस्तान। फिनलैंड के लोगों को, जैसा हमने कहा, शांतिपूर्वक जीवन जीना पसंद है, इसलिए यहाँ रहना सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है। यहाँ की संस्कृति में देखिए, एक दूसरे को मदद करना शामिल है, एक दूसरे को सहयोग करना शामिल है, सोच के नहीं, विचार के नहीं, सहज, तुरंत अपने आप आता है कि चलो खड़े हो जाए। क्या बात है, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? अपने आप तो ये बात है ही। फिनलैंड में अपराध की दर सबसे कम है, प्राकृतिक सुंदरता सबसे अधिक है, बहुत कम लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। यहाँ हेल्थ सिस्टम जो है ना, स्वास्थ्य का सिस्टम बहुत बेहतर काम करता है, और कम्युनिटी की देखभाल को लेकर बेहतर सुविधाएं वहाँ हैं। यही फिनलैंड की खुशहाली का राज है। प्रश्न उठता है, जैसा हमने कहा, खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस क्या है? मन की अनुभूति है। खुशी का मतलब है हमारा शरीर स्वस्थ रहे, परिवार के लोग सभी प्रसन्न रहे, आसपास का वातावरण सकारात्मक रहे। ये संभव है जब प्रकृति के साथ सहचर्य होगा और परमात्मा के साथ सहचर्य होगा, तभी हमारा मन सकारात्मक हो सकता है, तभी हम सकारात्मक रह पाएंगे, ये भी कह सकते हैं, और वातावरण को सकारात्मक रख पाएंगे, वातावरण सकारात्मक हो पाएगा, क्योंकि वातावरण हम पर प्रभाव डालता है और हम वातावरण पर प्रभाव डालते हैं। ये जान लीजिए, हमारे सोच विचार की तरंग वातावरण में नकारात्मकता या सकारात्मकता घोलती रहती है। महर्षि पतंजलि ने खुशी के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई, एक परिभाषा बताई, मनोनुकूल वेदनीयम सुखम, मनो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। मन के अनुकूल है तो सुख है, खुशी है, और मन के प्रतिकूल है तो दुख है, यानी नाखुशी है। यही है खुशी की परिभाषा। आदमी को 2 रोटी भले ही कम मिले, पर कंटिन्यूटी में अगर उसे मानसिक प्रताड़ना मिलती है, मेंटल टॉर्चर मिलता है, तो कैसे वो खुश रह पाएगा? लेकिन जानते हैं, पश्चिमी अवधारणा में भारत कहाँ है? आपने पूछा नहीं? पाकिस्तान से भी पीछे है, इसलिए हमें लगता है कि ये गलत है, इसलिए हम सही नहीं है। पाकिस्तान से भी पीछे भारत को रखा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान से भी पीछे है भारत, ये दर्शाया गया है। पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने सुख और शांति के उपाय पर ही सारा जोर दिया। गीता में भी भगवान ने क्या कहा? अशांतस् कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है, खुश नहीं रह सकता। अध्यात्म की खोज जो इतना सारा किस लिए है? जीवन मूल्य किस लिए है?
सारी साधना ही आनंद के लिए है। सारी उपासना, साधना, आराधना, जो व्रत अनुष्ठान सभी आनंद के लिए है। सभी विधियां इसलिए है कि हम खुश रह सके, प्रसन्न रह सके। जैसा हमने कहा, एक बात, खुशी बांटने से बढ़ता है, बटोरने से बिखर जाता है। ये थी अपनी संस्कृति। लेकिन आज कौन संस्कृति है? उपभोक्तावाद की संस्कृति। अधिक से अधिक हम भोग करें, हम उपभोग करें, हमारे लिए सुख सुविधा जुटाए। और जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने सुख साधन के लिए हमेशा सोचता है, फाइनली वो डिप्रेशन में जाता है, अवसाद में जाता है। आप देना सीखिए तो सही, किसी को मदद करके देखिए तो सही, कितना मन पॉजिटिव होता है, आप खुश होते हैं, मन अंदर से हल्का होता है। आप एक शीशा सड़क पर गिरा है, शीशे का टुकड़ा हटाइए, केले का छिलका हटा के देखिए, बहुत छोटी बात है, देखिए मन कितना पॉजिटिविटी से भर जाता है। लेकिन आज की संस्कृति एक तरफ है, कितना हम भोग करें, सब कुछ मेरे लिए, कितना हवस है। आज के लोगों को पता नहीं चलता, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जमाखोरी की जो प्रवृत्ति है बहुत दुखद है। वैसे व्यक्ति को देख के गुस्सा भी अब नहीं आता, दया आती है कि क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कैसे सोच रहा है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे बटोरने से। और ये उपभोक्तावादी संस्कृति, पियो और फेंको, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये जो माइंडसेट तैयार हो गया है ना, ये आपको और दुखी करेगा, हैरान परेशान करेगा, निराश करेगा, हताश करेगा। एक अवधारणा कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए हम लोग, कहा जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 118वें नंबर पर कुछ साल पहले थे, अभी कहाँ है पता नहीं। तो एक ही बात कहेंगे, इकोलॉजी को ठीक करिए, अपने साथ साथ सबको कोशिश कीजिए खुश रखने का, खुश रहिए, पौधा लगाइए वातावरण में। धरती बचेगी तो हम भी बचेंगे, धरती खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। करेंगे आप लोग इस काम को, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, होली आ रही है, केमिकल नहीं यूज करेंगे, प्राकृतिक रंग से होली खेलेंगे, केमिकल यूज मत करिएगा। गायत्री परिवार का क्या नारा है होली पर्व? अश्लीलता निवारण दिवस के रूप में गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। अश्लील गाने, फुहर गाने, अश्लील चित्र ना, नहीं।